सॉलिड स्टेट का पूरा थ्योरी आपको हम दे चुके हैं। अब आप लोग से जितना भी बोर्ड पर आपको क्वेश्चन आएगा, सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप ही लोग कीजिएगा। आपको हम एक भी नहीं बताएंगे, आप ही लोग से पूरा हम क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है वो सब कुछ आप लोग को पढ़ाया आपको जा चुका है। तो क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा, हिंदी और इंग्लिश इसमें दोनों दिया होगा, लेकिन बोर्ड पर थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम आपको आएगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन में सब दिया हुआ है हिंदी मीडियम, पूरा हम आपको बता देंगे। तो जिनसे जिनसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं वही आप लोग रिप्लाई कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन पहले आपको हम समझा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पर ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एमॉर्फस सॉलिड। यानी इसमें से चार को जो भी आपको जो सॉलिड है, इसमें बताना है कि एमॉर्फस सॉलिड आपको कौन सा होता है। एमॉर्फस का मतलब अक्रिस्टलीय ठोस। तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है? तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप लोग को बताया गया था, पहला जो सेट दिए थे कि प्लास्टिक, ग्लास, रबर, यह सब जो होता है हमारा एमॉर्फस सॉलिड होता है। तो प्लास्टिक होगा, चाहे ग्लास होगा, चाहे रबर होगा, यह हमारा एमॉर्फस सॉलिड होगा। इसमें एमॉर्फस सॉलिड को देखना है तो यहाँ पर ऐसे चार, शांत रहिए, चारों ऑप्शन को हम चेक करते रहे। देखिए ध्यान से, ग्लास आप लोग को याद है, ग्लास राइट आंसर है। तो देखिए तो ध्यान से, NaCl तो हमारा आयनिक कंपाउंड है, ZnS भी हमारा आयनिक कंपाउंड है, और सिलिकॉन कार्बाइड आपको कोवेलेंट कंपाउंड है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? तो देखिए तो ध्यान से, यह ग्लास जो होगा यह हमारा होता है कौन सॉलिड? एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। हाँ बोलिए, कौन सी? तो दे दी, सेट दे दीजिए, यहाँ पर है। ये सब आदमी सब ध्यान से देखिए, तो ग्लास जो होगा हमारा कौन सा सॉलिड होगा? एमॉर्फस सॉलिड। अब आप लोग को आंसर आगे आगे बोलना नहीं है, जिनसे हम पूछेंगे वही बताइएगा, ठीक है। जैसे सेकेंड क्वेश्चन पर ध्यान से देखिए, आप लोग को बोलना नहीं है, जब इसमें हम जिनसे पूछ लेंगे तब आपको फाइनली रिप्लाई करना होगा, तब ज्यादा समझ में आपको आएगा। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द एम्प्टी स्पेस ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयन द डिफेक्ट इन क्रिस्टल इज। मतलब रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋण आयन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिए जाते हैं, तब रावा में कौन सा दोष होता है? तो जिनसे हम पूछ रहे हैं वो बताइए, ठीक है। आप लोग आगे आगे बोलिए, मत खड़ा उठिए। इसमें कल आपको हम बताए थे, यदि कोई क्रिस्टल सिस्टम होगा, वहां से आपको एक नेगेटिव चार्ज वाला गायब हो जाएगा, और वहां पर इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट जो रहता है, वो रावा में कौन सा डिफेक्ट होता है? यह फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं होता है। देखिए आपको बता रहे हैं, कल आपको बताए थे एफ सेंटर होता है। क्या होता है? एफ सेंटर जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जो हमारा कलर को क्या करता है? शो करता है। कल वाला डीपीपी में दिए होंगे, तो देखिए ध्यान से, इसमें एफ सेंटर हो जाएगा जो हमारा कलर को क्या करेगा? आपको शो करेगा। कल डीपीपी जो दिए थे सब याद कर लाइए सब, इसको लिख लीजिए एफ सेंटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड इज। तो इसमें से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है? तो चलिए बाबू खड़ा उठिए, इसमें से अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा है? ऐसे हिंदी में आप लोग को लिखा होगा, हीरा होगा, नमक होगा, ग्रेफाइट होगा और रबर होगा। तो एमॉर्फस सॉलिड हमारा कौन सा हो जाएगा? रबर। तो रबर आप लोग लिख लीजिए। डायमंड जो होता है वो कार्बन का जो होता है एलोट्रोपिक फॉर्म होता है, बहुत सारा कार्बन का कंपाउंड आपको आपस में कंबाइंड होता है ना, वही आपको डायमंड का जो स्ट्रक्चर बनता है, जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है, और वहाँ का बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है।
डायमंड कार्बन का एलोट्रोप होता है। जैसे जैसे डायमंड जो होता है ना, जैसे कार्बन का 2 एलोट्रोप होता है, हीरा और क्या चीज, ग्रेफाइट। तो बहुत सारा कार्बन का एटम आपस में टेट्राहेड्रली अरेंज रहता है, उसी को कहा जाता है आपको क्या चीज, डायमंड बोला जाता है। तो ध्यान से देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए इसमें, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन एमorphous सॉलिड। ये सब बोर्ड में पूछा गया सब क्वेश्चन सब है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए, डायमंड जो होगा ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, जो होगा नहीं। ग्रेफाइट भी हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। कॉमन सॉल्ट का मतलब NaCl सोडियम क्लोराइड, आप लोग को हिंदी में लिखा गया होगा। तो कॉमन सॉल्ट भी हमारा आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। तो ग्लास जो होगा यह हमारा एमorphous सॉलिड, ठीक है, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट ध्यान दीजिए बाबू, आप लोग बोलिए मत ना तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन एमorphous सॉलिड। फिर से एमorphous सॉलिड, सॉलिड से ग्रांटेड है कि हर साल एगो क्वेश्चन आपको रहता है। तो यहाँ पर देखिए तो ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा एमorphous सॉलिड है। तो क्वार्ज आपको, ग्लास जो होता है यह आपको एमorphous सॉलिड हो जाएगा। तो क्वार्ज, ग्लास, सारा सेट में सब हम लिखे होंगे। अब ग्रेफाइट जो हो गया बाबू ये था क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया। क्रोम एलम आपको आयनिक कंपाउंड होता है तो यह आयनिक सॉलिड में चला गया। और सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ये आपको कोवेलेंट सॉलिड हो गया। आपको क्वार्ज, ग्लास हम आपको बताए थे कि ये कौन सा सॉलिड होता है, एमorphous सॉलिड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, इसका बाबू, हाँ क्वार्ज ग्लास का SiO2 ये आपको फॉर्मूला है। तो क्वार्ज जो ग्लास जो होता है आप लोग को बताया गया था, ये किस सॉलिड का एग्जांपल है, एमorphous सॉलिड। पिछले जो फर्स्ट जो DPP जो हम दिए थे ना, उसमें सारा आपको लिखे होंगे हम। अब देखिए ध्यान से, अब फिर से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एमorphous सॉलिड। तो ध्यान से देखिए, इसमें ग्रेफाइट है, डायमंड है और ग्लास है और ऑल ऑफ दीज है। तो आप लोग देखिए, ग्रेफाइट तो होगा नहीं, क्रिस्टलाइन में चला गया। डायमंड तो होगा नहीं, क्रिस्टलाइन में चला गया। ऑल ऑफ दिस होगा नहीं, क्या होगा, ग्लास, ठीक है। देखिए इसको, सेट का पूरा क्वेश्चन बनाकर कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन है, इसको हम पूरा बनाएंगे। ध्यान से देखिए, तो आप लोग ऑप्शन आगे आगे बोलिए मत, देखिए ध्यान से। अब जैसे विच ऑफ द फ्लोइंग इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब है इसमें से कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलीय ठोस है। तो आप लोग पहले से भी जानते हैं, डायमंड लिखा गया है तो ये तक क्रिस्टलाइन सॉलिड पहले है। रबर तो आपको एमorphous में चला गया, ग्लास भी एमorphous में चला गया। ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं, इसमें से क्या हो जाएगा, डायमंड। देखिए ध्यान से, ऑप्शन आप लोग बोलिए मत कौन सा आंसर होगा, हम पूछ रहे हैं तो उसको रिप्लाई दीजिए, ना तो उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान से देखिए, पढ़ा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नेटवर्क सॉलिड। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब नेटवर्क सॉलिड का मतलब होता है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, कोवैलेंट सॉलिड का ही दूसरी का नाम होता है नेटवर्क सॉलिड। तो कोवैलेंट सॉलिड वो सॉलिड होता है जिसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको एटम होता है, जो एक दूसरे के साथ आपको कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, उसे कहा जाता है आपको कोवैलेंट सॉलिड। इसमें कह रहा है कि नेटवर्क कौन सा सॉलिड है। तो देखिए ध्यान से, नेटवर्क का मतलब होता है पूरा इसका 3D में डायग्राम आपको होना चाहिए। 3D में आपको डायग्राम होता है, जैसे हीरा का देखिएगा डायग्राम तो पूरा जालकीय स्ट्रक्चर होगा। ग्रेफाइट का भी देखिएगा तो पूरा जालकीय स्ट्रक्चर होगा। हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, चाहे सिलिका जेल हो गया, ये सब जो भी होता है नेटवर्क स्ट्रक्चर आपको 3D में पाया जाता है। तो हीरा होगा, चाहे ग्रेफाइट होगा, चाहे सिलिकॉन कार्बाइड होगा, यह सबका आपको कैटेनेशन प्रॉपर्टी काफी ज्यादा, जैसे कोई पूछेगा पूरा टेबल में सबसे ज्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसका होता है, कार्बन का। सेकेंड हाईएस्ट किसका होता है, सिलिकॉन का। तो कार्बन और सिलिकॉन यह सब जो होता है 3D में नेटवर्क स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। इसका राइट आंसर आपको कौन सी हो जाएगा, डायमंड।
तो लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है ग्रेफाइट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज। ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। तो ग्रेफाइट जो होता है, देखिए ध्यान से थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। अभी जो क्वेश्चन बताए ना सिर्फ वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया हुआ है। अब ग्रेफाइट जो आपको बताए थे कि तो हमारा कोवेलेंट सॉलिड होता है। कौन सॉलिड होता है? आयतन नेटवर्क स्ट्रक्चर में होता है। ग्रेफाइट का अपना कंडक्टिंग पावर भी होता है, वह विद्युत का सुचालक होता है, अच्छा कंडक्टर होता है। लेकिन ग्रेफाइट आपको आयनिक सॉलिड नहीं होता है, आयनिक कंपाउंड आपको नहीं होता है। जैसे पूछ रहे ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, तो ग्रेफाइट को उसको 100% आपको आयन में नहीं तोड़ा जा सकता है। इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? आयनिक सॉलिड। ठीक है। ग्रेफाइट आपको नेटवर्क सॉलिड भी अभी थोड़ा देर हम बताए थे, इसको हम काट दे रहे हैं। कोवेलेंट सॉलिड भी है और कंडक्टिंग पावर भी है, क्या नहीं है? तो आयनिक सॉलिड। क्योंकि आयनिक सॉलिड वो होता है जिसमें एगो केटायन एगो क्या होना चाहिए? एनायन। लेकिन ग्रेफाइट में सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है? कार्बन है। कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे कर रहा है एमरफस सॉलिड कैन ऑल्सो कॉल्ड भी। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखिए एमरफस का एक दूसरे का नाम होता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, या उसको बोल सकते हैं स्यूडो सॉलिड। स्यूडो का मतलब होता है नकली। अब कोई पूछेगा एमरफस को स्यूडो सॉलिड या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड ये सब काहे बोला जाता है, तो बताए थे एमरफस में जो परमाणु अणु और आयन का जो सजावट जो होता है वह सही ढंग से नहीं किया जाता है। उसका आकार आकृति आयतन सब कुछ हमारा क्या होता है? अलग अलग होता है। इसीलिए एमरफस को ही बोला जाता है एक नकली ठोस है, मतलब वो स्यूडो सॉलिड है। तो यहाँ पर देखिए एमरफस का दूसरे का नाम तो स्यूडो सॉलिड बिल्कुल सही है। सुपर कूल्ड लिक्विड भी उसको बोला जाता है, नॉन क्रिस्टलाइन भी बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिज। तो ऑल ऑफ दिज लिखिए उसमें। जैसे नेक्स्ट क्वार्ज है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस पर बहुत लोग गलती करता है। देखिए क्वार्ज यदि ग्लास कहेगा ना, क्वार्ज यदि आपको ग्लास कहेगा तो क्वार्ज ग्लास कहेगा तो वो हो जाएगा एमरफस। लेकिन सिर्फ आपको क्वार्ज के बारे में आपको बात करेगा तो वो होता है क्रिस्टलाइन। तो क्वार्ज आपको बोल रहा है तो हमारा स्यूडो सॉलिड तो है नहीं, सुपर कूल लिक्विड है नहीं, एमरफस सॉलिड है नहीं, सिर्फ हमारा क्या होगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए ध्यान से, यहाँ पर फिर से थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया, समझिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। विच एमोंग द फ्लोइंग इज नॉट एमरफस सॉलिड। इसमें से कौन सा एमरफस सॉलिड नहीं है बट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसमें आपको एमरफस को नहीं चुनना है, इसमें कौन सा एमरफस नहीं है बल्कि क्रिस्टलाइन को चुनना है। तो आप लोग जानते हैं ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, ये सब हमारा एमरफस होता है जो होगा नहीं। इसमें तो हमारा पूछ रहा है कि क्रिस्टलाइन कौन सा है, क्या हो जाएगा? रॉक सॉल्ट। तो देखिए ध्यान से, अब डायमंड है, आप भी लोग बताइए तो इसको तो देख कर बोल सकते हैं कौन सॉलिड होगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब आप लोग बोलिए नहीं, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन आ रहा था आपसे हम पूछ रहे हैं। हाँ अब देखिए ध्यान से, अभी थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। हो रहा है और ए कोवेलेंट सॉलिड द पार्टिकल व्हिच ऑक्यूपाई द लैटिस पॉइंट। इसका हिंदी हुआ सहसंयोजक ठोस में चालक बिंदु को अध्यासित करने वाले कण होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कोई पूछेगा बाबू कोवेलेंट सॉलिड क्या है, तो देखिए ध्यान से, कोवेलेंट सॉलिड में काम करता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोई पूछेगा कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहा जाता है, तो आप लोग फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में पढ़ते होइएगा। कोवेलेंट का मतलब होता है सहसंयोजी बंधन। जब दो गो परमाणु अपने वायलेंस इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से जो बॉन्ड जो बनता है शेयरदारी से, उस बॉन्ड को कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो आप लोग बताइए शेयरिंग में जो भी पार्टिसिपेट करता है वो किसी भी परमाणु का वायलेंस इलेक्ट्रॉन करता है। इसीलिए कोवेलेंट सॉलिड का सबसे जो बेसिक जो पार्टिकल जो होता है वो हमारा एटम यानी परमाणु होता है। क्या होता है? जैसे आप लोग कोई बॉन्ड बनाने जाते हैं, सपोज डेट मान के चलिए कि CO2 आप लोग का बॉन्ड बनाना है,
आप लोग लिखते हैं कार्बन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या चीज ऑक्सीजन। कार्बन का बाहरी सेल में 4 गो इलेक्ट्रॉन होता है, 2 है तो कितना हो गया 4। ऑक्सीजन के बाहरी सेल में 6 गो होता है, 2 2 4 है तो कितना हो गया 6। इसके बाहरी सेल में 6 गो, 2 2 4 है तो कितना हो गया 6। तो इसी तरह आप लोग शेयरिंग आप लोग करते होइएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉनों का यह शेयरिंग कर लिया, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉनों का यह शेयरिंग किया और यहाँ से यह आपको पूरा आपको मिडिल में आपको आ गया। तो शेयरिंग में एटम भाग लेता है। कौन सी भाग लेता है? एटम। इसीलिए कोवेलेंट सॉलिड का जो सबसे जो बेसिक जो प्रॉपर्टी जो होता है वो हमारा एटम होता है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? एटम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पढ़ा है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम ऑक्साइड। तो कल हम जो सेट लेकर दिए हुए थे, तो चलिए बाबू खड़ा उठिए। तो कल क्लास करने आए थे। कल आपको सेट में हम बोले थे कि सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर लिखे थे। देखिए थे कितना लिखे थे, कितना लिखे हैं? 6। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। बैठिए, कल सोडियम ऑक्साइड का पूरा स्ट्रक्चर कल दिए थे, तो उसमें बताए थे कि इस सब स्ट्रक्चर का आप लोग कोऑर्डिनेशन नंबर एग्जाम में हमेशा रहता है। ये ऐसे बोर्ड का पूरा पूछ क्या कुछ ऐसा ध्यान से। सोडियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर जो होता है यह लाई करता है एफसीसी के ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। कौन सा वॉइड में? जैसे सॉलिड आप लोग पूरा डिटेल्स में पढ़िएगा। तो जैसे हम अपने बैच में बताए थे, पूरा एफसीसी का लैटिस बनाकर और उसमें सोडियम को आपको हम फिट किए थे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। सोडियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर जो आपको लाई करता है एफसीसी के ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और उसी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रहता है केटायन। तो उसी केटायन यानी सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर हम कल ऐसे लिख कर दे दिए थे। कितना याद रखिएगा? 6। अब वो पूरा 3D से पूरा हमको बताना पड़ेगा। इसके लिए सब आपको बैच में आपको आना पड़ेगा, ताकि क्रैश कोर्स में एगो चैप्टर पर 3 दिन भी 4 दिन टाइम देंगे तो लोगों चैप्टर को खत्म करने में वो किसी का 60-65 दिन लग जाएगा। आपको बस एग्जाम में कैसे बढ़िया नंबर आपको आएगा इसके लिए सब प्रिपरेशन कराया जा रहा है। ना तो मेन बैच में तो सॉलिड स्टेट को हम 3 महीने आपको पढ़ाए हुए, पूरा 3D को तोड़ ताड़ कर आपको टिक कर दिए। ये सब पूरा 3D इमेजिनेशन है। जैसे हम रिजल्ट कल आपको हम बता कर दे दिए थे, सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 6। कोई पूछेगा काय होगा तो कहिएगा सोडियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर एफसीसी के ऑक्टाहेड्रल वॉइड में लाई करता है। हम जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। इसलिए सोडियम केटायन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बाबू कितना हो जाएगा? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ही लोग ये बोला हुआ था 8 होता है, 6 होता है। देखिए ध्यान से, तो इसमें हम कल लिखवाए थे कितना होता है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा ध्यान से, आप ही लोग कल हम लिख कर दिए थे। आप लोग हमको लग रहा है कि आप लोग देख कर बोल रहे हैं, ठीक है। आप लोग सेट जो दिया जा रहा है उस सब पढ़ने पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिए, वहां से सब पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। ध्यान से देखिए, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल क्रिस्टलाइजेज इन हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। ध्यान से देखिए, हड़बड़ा कर कुछ बोलिए मत। चलिए खड़ा उठिए बाबू। एससीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? हाँ 6 होता है। इसमें एटम का संख्या 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए कल कितना लिखे थे? कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। कितना होता है? कल जो सेट दिए तो वो सबसे इंपॉर्टेंट सेट था ऑब्जेक्टिव का। इसमें एससीपी का पूछ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर ना। कोऑर्डिनेशन नंबर कल कितना बताए थे? तो एससीपी का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितने के बराबर होता है? 12 के। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखिए। अब इसको थोड़ा सा समझने वाला आपको क्वेश्चन आ गया। थोड़ा सब आदमी बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन। ये बोल रहा है
यदि स्ट्रक्चर आपको 2D का होगा और क्लोज पैक स्ट्रक्चर रहेगा और उसमें स्क्वायर जो शेप जो बनेगा, बताइए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो देखिए 2 डायमेंशन क्या होता है, मुझे ध्यान से कुछ चलिए देखिए। इसमें स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ लेंथ मिलेगा, इसे कहा जाता है 1D। जिसमें लंबाई के साथ चौड़ाई मिलेगा, यह हमारा क्या होता है 2D। पूछ रहा है 2D में क्लोज पैक स्ट्रक्चर होना चाहिए और वो भी शेप हमारा क्या होना चाहिए स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है वर्ग। आपको ढूंढना है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर एक पार्टिकुलर एटम का कितना है। देखिए थोड़ा सा हम पेज लेकर आपको हम समझा रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। जैसे यह सभी एटम का साइज आपको हम सेम कर दिए, ठीक है। और इसमें एटम के ऊपर एटम रख रहे हैं, बोर्ड पर ध्यान से देखिए। तो जिस स्ट्रक्चर में एटम के ऊपर एटम रख रहे हैं, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। अब इसमें आप लोग क्या कीजिए, किसी चार को एटम के सेंटर को आपस में आप मिला दीजिए, ठीक है। तो वहां पर एक आपको स्क्वायर बन जाएगा। जैसे देखिए ध्यान से, इसके सेंटर इसका सेंटर इसका सेंटर इसका सेंटर मिला देंगे, यहाँ पर हमारा क्या बनेगा स्क्वायर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का हम डिफिनेशन बताए थे बाबू, एक पार्टिकुलर एटम के कांटेक्ट में जितना आपको एटम जो होता है वही उसका कौन सा नंबर कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। पार्टिकुलर एटम के चारों ओर जितना एटम डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। कोई पार्टिकुलर एटम इसमें से ले लीजिए, जैसे देखिए ध्यान से, पार्टिकुलर एटम हम इसी को पिक आउट कर लिए। अब इसके चारों ओर देखिए तो को कांटेक्ट में 1 2 3 और 4। तो 2 डायमेंशन जब भी स्ट्रक्चर रहेगा क्लोज पैक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4। और 2D में कहेगा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है कौन सा, तब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जाकर कितना हो जाएगा 4। इसमें वो सब क्वेश्चन मिलेगा तो आगे हम बता देंगे, देखिए आप लोग ध्यान से। तो यही ना क्वेश्चन था, तो आप लोग बताइए तो 2 डायमेंशन में कितना हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यह क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 1 डायमेंशन। अब इस पर थोड़ा सोचिए, देखिए 1 डायमेंशन वह स्ट्रक्चर होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ मिलता है। 1D में सिर्फ लेंथ मिलेगा और इसमें कंडीशन दिया हुआ है वो भी क्लोज पैकिंग होना चाहिए। क्लोज पैकिंग का मतलब एक दूसरा एटम एक दूसरे से कांटेक्ट में होना चाहिए। जैसे देखिए तो बाबू ध्यान से, 1D का मतलब सिर्फ और सिर्फ लेंथ मिलना चाहिए। तो इसके पूरा सेंटर को आप लोग बाबू मिला दीजिएगा, ये पूरा सेंटर को, तो एक लेंथ मिलेगा कि ना मिलेगा। तो 1D स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें किसी पार्टिकुलर एटम को पिकआउट कर लीजिए। तो पार्टिकुलर एटम सपोर्ट डेट आप किसी को भी ले सकते हैं। देखिए इसी एटम को ले रहे हैं, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में कहोगे एटम है, टू गुना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 1D स्ट्रक्चर है। अब ध्यान से देखिए नेक्स्ट, समझिए यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ध्यान से देखिए। तो कर रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर इन 2 डायमेंशन स्क्वायर पैक स्ट्रक्चर। तो अभी बताए थे स्क्वायर पैक में रहेगा 2 डायमेंशन में तो कितना होगा 4। थोड़ा देर पहले बताए ना थे। आगे पूछ रहा है एंड 2 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। और 2 डायमेंशन आपको हेक्सागोनल रहेगा तो उसका कितना होगा। उसका तो छोटा है लेकिन हम बता दे रहे हैं कैसे होता है, तो देखिएगा ध्यान से आपको। देखिए अब यहाँ पर एक एटम हो गया 1 2 3 4 5, हम अगर उतना एटम ले लीजिए। अब एटम के ऊपर एटम रखिएगा तो बनेगा स्क्वायर, और 2 एटम के बीच में एगो एटम रखिएगा तो वो बनेगा हेक्सागोनल से। तब आपको रखना होगा बाबू इन दोनों एटम के बीच में एगो एटम, इन दोनों के बीच में एटम, देखिए ध्यान से। 2 एटम के बीच में कहूँगा एटम को रख दीजिए, और यहाँ से एक पार्टिकुलर एटम को देखिए, आपको खुद मालूम चल जाएगा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए।
याद करने का कोई आवश्यकता नहीं है। एक कोऑर्डिनेशन नंबर को पहले हम बता चुके हैं। एक पर्टिकुलर एटम के कांटेक्ट में जितना एटम होता है वह उसका कहलाता है कोऑर्डिनेशन। अब समझिए ध्यान से। अब इसके सेंटर पर हम काम करने जा रहे हैं। देखिए, अब इसमें से कोई बीच वाला पार्टिकल जिस चारों ओर स्ट्रक्चर दिखाई दे, तो कोई एटम इसी को पिक आउट कर रहा है, तो इसका सेंटर यह हो गया, इसका सेंटर यहाँ पर, यह सेंटर यहाँ पर हो गया, इसका सेंटर यहाँ पर, इस एटम का सेंटर यहाँ पर, इस एटम का सेंटर यहाँ पर। अब इस सेंटर को आपस में मिलाइए। मिलाने के बाद एक आपको हेक्सागोनल शेप मिलेगा। हेक्सागोनल वह होता है जिसमें 6 ठो आपको कॉर्नर होता है। तो आप लोग बताइए तो बाबू, बीच में जो एटम जो है इससे कौन एटम डायरेक्ट टच में है? 1 2 3 4 5 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। स्क्वायर में रहेगा 2D में तो 4। तो देखिए ध्यान से, अब आपको समझ में आएगा। तो स्क्वायर वाला तो 4 हो गया, और 2D में हेक्सागोनल शेप है तो कितना हो गया? 6। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 और 6। तो पहले 4 होगा फिर 6 होगा। यहाँ पर भी दिया है, बहुत आदमी इसी को मार दीजिएगा। पहले 6 हुआ, बाद में क्या चीज? 4। पहले देखिए स्क्वायर दिया हुआ है, 4 और बाबू कितना हो जाएगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले, ध्यान से देखिए। देखिए कोई आपको बोलेंगे नहीं, जिनसे हम पूछ रहे वही बताइए। देखिए, इन एससीपी यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम इज, एससीपी एकल कोशिका में परमाणुओं की संख्या पता है। तो चलिए बाबू आप खड़ा उठिए तो। एससीपी में परमाणु का संख्या कितना होता है? 4 नहीं होता है, एफसीसी में 4 होता है। एससीपी में कल जाकर देखिए, कल 6 लिख दिए होंगे। सब क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, बैठिए बाबू। तो एससीपी में परमाणु का संख्या कितना होता है? इसी को जेड द्वारा डिनोट किए थे। तो यहाँ पर बाबू हो गया आपको 6। ठीक है, कल का सेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, पूरा आपको हम लिख कर दे यहाँ। देखिए, हर चैप्टर को कुछ हम ऐसा ढंग से पढ़ाएंगे कि आपसे एक ऑब्जेक्टिव आपको छूटेगा नहीं। जहाँ जहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट रहेगा उसको हम बता देंगे। प्रॉब्लम है कि ये मेन बैच है ही नहीं, या तो मेन बैच में तो ये सब चैप्टर का हम हालत खराब कर देते हैं। देखिए ध्यान से, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिए बाबू। परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन बीसीसी। तो कल बताए थे बीसीसी में पैक होता है 68%, खाली कितना होगा? 32। ध्यान से हल्ला मत कीजिए, देखिए ध्यान से। बीसीसी में फ्री स्पेस कितना हो गया? 32। ध्यान दीजिए ना, पकड़ छुड़ा देंगे। देखिए ध्यान से। अब अगला क्वेश्चन है बाबू, जिनसे हम पूछ रहे हैं वो एकदम ठंडा दिमाग का कर आप लोग बताइएगा। पैकिंग इफिशियंसी इन एससीपी एंड सीसीपी स्ट्रक्चर आर रेस्पेक्टिवली। तो ध्यान से देखिए, चलिए बाबू आप खड़े उठिए। हाँ, एक सबसे पीछे से वाले जो बैग लटका है खड़े उठिए। हाँ, देखिए जो पूछ रहे हैं उसको बढ़िया से बताइएगा। चलिए देखिए, कल आपको हम बताए थे कि एससीपी का पैकिंग इफिशियंसी मतलब संकुलन क्षमता चाहे पैकिंग फ्रैक्शन कितना के बराबर होता है बाबू? एससीपी का कल बताए होंगे 72%। कितना परसेंट? 80 74%। और सीसीपी का भी नाम क्या होता है? सीसीपी का दूसरी का नाम एफसीसी। ठीक है, एफसीसी कहिए चाहे सीसीपी कहिए, दोनों बात एक ही है। तो एससीपी में भी 74% का क्लॉज स्ट्रक्चर है, सीसीपी भी क्लॉज स्ट्रक्चर है, में भी 74%। इसमें कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? तो पैकिंग इफिशियंसी इन एससीपी एंड सीसीपी स्ट्रक्चर रेस्पेक्टिवली। तो ऑप्शन नंबर 74 और 74 कौन जाएगा? कल का एक बार रिपीट कर दें, थोड़ा ध्यान से देखिए, आप लोग खाली हल्ला कर रहे हैं। देखिए, कल बताए थे एससीपी का पूरा नाम होता है हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग। हम बताए होंगे, तो भी आपको क्लोज पैक जो स्ट्रक्चर जो होगा ना, क्लोज का मतलब होता है उसका पैकिंग फ्रैक्शन सबसे अधिक होगा। तो एससीपी का पैकिंग फ्रैक्शन किसी भी सेल का मैक्सिमम होता है 74%। कितना परसेंट? इस
जो आपको दिखाई दे रहा है सीसीपी, सीसीपी का ही दूसरी का नाम होता है एफसीसी। सीसीपी करने को मतलब क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग, तो क्लोजेस्ट पैकिंग दे देगा तो समझिएगा 74%। इसे कल सेट में भी हम पूरा आपको लिख दिए हुए हैं, ठीक है ना, सब पकड़ाए हुए हैं। तो इसका एससीपी में भी 74 और सीसीपी में भी क्या होता है 74। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्ला मत कीजिए, देखिए ध्यान से, ये आप लोग हल्ला कर देखिए। द परसेंटेज इन पीटी स्पेस इन एससीपी और सीसीपी, फिर से वही क्वेश्चन है, तो आपके बड़ा पैकिंग नहीं पूछ रहा है, पीटी स्पेस। तो जब 74% पैक था, खाली कितना होगा 26%। तो इसमें 26 और 26, ऑप्शन नंबर कितना। अब यह सब देखिए, क्वेश्चन सब कब बनेगा, जो पढ़ाया जा रहा है उसको कम से कम एक बार देख कर आप लोग आइए, कॉपी में सब देखिए वो सब लिखवाया गया है कि ना लिखवाया गया है। तो देखिए बाबू ध्यान से, अब थोड़ा सा आप लोग मेहनत नहीं कीजिएगा तो दिक्कत होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब इसमें ध्यान से देखिएगा, यह सब क्वेश्चन जो होता है पूरा आपको माइंड से आपको बनाया जाता है। देखिए, which of the flowing oxide so electrical properties like metal, यानी इसका हिंदी क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण को आपको दर्शाता है। तो सबसे पहले ये सब क्वेश्चन बनता है ऑप्शन छांटकर, तो धातु की तरह कौन सा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को दर्शाता है। तो देखिए ध्यान से, सिलिकॉन में तो कोई धातु नहीं है तो मेटल वाइट होता है, ये तो ऑप्शन पहले ही छटा गया। सल्फर भी तो नॉन मेटल, यह भी आपको छटा गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर आ गया मैग्नीशियम भी धातु है, मैग्नीशियम भी क्या है धातु है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले इसमें देखा जाता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन। और आप लोग जानते हैं कि क्रोमियम में हुंड्स रूल काम करता है, कौन सा रूल, बड़े ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन स्प्लिटिंग कर कर 3D में आपको एंट्री करता है, उसमें जाकर इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको हो जाता है 6, ब्रेस का एक इलेक्ट्रॉन 3D में 5। इसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी सबसे अधिक होता है, जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़िएगा, मैग्नेट होता है 5 गो, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक और एंटी फेरी मैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक वो मैग्नेटिक होता है जो सबसे ज्यादा एट्रैक्टिव करता है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में। इसका पहला ही एग्जांपल आता है क्रोमियम ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड, क्रोमियम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है एक्सप्लिटिंग करने का। इसका जो राइट जो आंसर जो होगा वो बड़ा कौन सा होगा, क्रोमियम। तो इस क्रोमियम ऑक्साइड वाला ये बोर्ड का पूछा गया क्वेश्चन है, पर और ये मिलेगा इसको, तो आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये सब तो फिजिक्स में भी जानते होइएगा, कंडक्टर किसका होता है, ग्रेफाइट का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग सब आप लोग बोल दीजिएगा। देखिए अब इसमें जो हम पूछेंगे वही बताइएगा, इसमें अरेंज करना है। देखिए समझिए क्वेश्चन को, बड़े बाबू, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेलेज, यानी आपको देखना है कि एससीसी, बीसीसी और एफसीसी, इसमें 3 को ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें करेक्ट ऑप्शन को सजाना है। तो सोचिए, पहले हम बता दे रहे हैं, एससीसी का होता है 52%, बीसीसी का होता है 68% और एफसीसी का कितना होता है 74%। एक ऑर्डर में आपको सजाना है। देखिए तो ऑर्डर बड़ा है कि एफसीसी से बड़ा क्या दे रहा है, बीसीसी। ऐसे तो जानते हैं एफसीसी का तो बड़ा होता है, तो गलती ऑप्शन दे दिया हुआ है। इसमें दे रहा है बी में एफसीसी बड़ा है किससे, बीसीसी से। अब बीसीसी भी किससे बड़ा होता है, ऐसे ऑप्शन सही है, लेकिन ये सब भी थोड़ा चेक कर लीजिए। ये कह रहा है एफसीसी छोटा होना चाहिए बीसीसी से, तो बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। और इसमें दे रहा है बीसीसी बड़ा होना चाहिए एफसीसी से, एकदम राइट है, लेकिन यहाँ पर एफसीसी छोटा कर दिया किससे, एससीसी से, तो हमारा गलत ऑप्शन है। इसमें एफसीसी हो गया, देखिए लिख दे रहे 74%, 68%, और इसमें कौन सा परसेंट, 52%। या ना बाबू, सही ऑर्डर है 74, 68, 52, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा,
अब ध्यान दीजिए बाबू। नेक्स्ट, अब जिनसे हम पूछ रहे हैं एकदम दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन आपको आ गया। कल का इंटेक्स क्वेश्चन देखिए, बड़ा है। लेट द नंबर ऑफ क्लच पैक स्पेयर बी एन, यानी बोल रहा है क्लच पैक स्ट्रक्चर का मतलब समझ रहे हैं, सीसीपी। क्लच पैक स्ट्रक्चर देगा तो उसी को क्या कहा जाता है, सीसीपी चाहे एफसीसी बोला जाता है। बोल रहा है टेट्राहेड्रल बाइट जनरेटेड इज, तो आप लोग बताइए सीसीपी में कल हम बताए थे बाबू, जेड का मान कितना होता है, 4। तो ऑक्टाहेड्रल बाइट कितना होगा, 4। लेकिन टेट्राहेड्रल बाइट कितना होगा, 8। तो आप लोग देखिए हम बताए थे सीसीपी में जितना जेड का मान होता है वही होता है ऑक्टाहेड्रल बाइट। लेकिन इसमें कौन सा बाइट पूछ रहा है, टेट्राहेड्रल ना पूछ रहा है। तो टेट्राहेड्रल ऑक्टा का क्या होता है, तो सोचिए जब क्लोज पैक स्ट्रक्चर एन है तो पूछ रहा है कि इसका टेट्राहेड्रल बाइट क्या होगा। तो 4 था तो टेट्राहेड्रल 8 है, तो एन है तो क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, घुमा घुमा दिया है थोड़ा सा। अब देखिए करा है इन क्लॉज पैक कैरी ऑन एन स्पेयर। अब क्लॉज पैक मतलब कि सीसीपी का मान दे दिया, यह कितना है, एन है, ठीक है। इसमें ऑक्टाहेड्रल बाइट और टेट्राहेड्रल बाइट को देखना है, तो ऑक्टाहेड्रल बाइट एन होगा तो टेट्रा कितना हो जाएगा, लेकिन टेट्रा ऑक्टा का क्या होता है, गुना होता है, कल ना कहते हैं। इसमें कौन सा पूछ रहा है, ऑक्टाहेड्रल होल क्या होगा, तो ऑक्टाहेड्रल होल क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल एन होगा। टेट्रा पूछता तो बाबू कितना होता, 2 है, एन होगा, n/2 नहीं होगा, ठीक है। देखिए यह सब जो दे रहा है सीसीपी स्ट्रक्चर है, जिसमें जेड का मान कितना होता है, 4। ऑक्टा भी कितना होता है, 4। सीसीपी ऑलरेडी दे दिया है कि कितना एटम कैरी कर रहा है, एन। ऑक्टा भी कितना करेगा, एन। टेट्रा होगा तो कितना करेगा, एन, जस्ट उसका दोगुना। तो ऑक्टाहेड्रल पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, एन। टेट्रा पूछता था, देखिए। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग आपको हो गया है जो आपको प्रिंट किया हुआ है। देखिए ध्यान से क्या मिस प्रिंटिंग दिया हुआ है, तो आप लोग बढ़िया से आप लोग समझ रहे हैं। देखिए विच एमोंग द फ्लोइंग सो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, पर पूछ रहा है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, हिंदी में ऑप्शन दिया है फेरोमैग्नेटिज्म का, ठीक है। तो इसमें क्या कीजिएगा, जो भी इंग्लिश वाले जो सेट होगा उसमें एंटी को हटा दीजिएगा, किसमें, एंटी को काट दीजिएगा। देखिए फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, फेरी क्या होता है और एंटी फेरी क्या होता है, आपको हम बता दे रहे हैं, समझिए। फेरो का देखिए, फेरो समझिए, फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस व्हाट सब्सटेंस होता है, इसका डोमेन्स जो होता है एक ही दिशा में ओरिएंटेड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट के साथ काफी ज्यादा आपको आकर्षित आपको होता है। अभी थोड़ा देर पहले आपको हम बताए थे क्रोमियम ऑक्साइड के बारे में, यह फेरोमैग्नेटिज्म को शो करता है। तो यही आपको क्रोमियम ऑक्साइड जो होता है यही हमारा फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस है। थोड़ा सा इसको आप लोग देख लीजिएगा, जीके टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान से देखिए, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस। तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस आपको यही एक ही कंपाउंड होता है, उस कंपाउंड का नाम होता है MnO। ये सब थोड़ा जीके टाइप का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखिएगा। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस को बोला जाता है MnO, मैग्नीज ऑक्साइड। एक और क्वेश्चन आपको आएगा इसी पर, देखिए अरे सो फेरी मैग्नेटिज्म सब्सटेंस, तो ध्यान से देखिए। तो ऐसे यह तीनों क्वेश्चन आपको है, पूरा आपको का है। एक केमिस्ट्री में थोड़ा सा दिया हुआ था तो सोचे थे कि तीनों का हम एग्जाम्पल कम से कम विद्यार्थी लोग को बता दें। ऐसे पहला क्वेश्चन 2018 बोर्ड का पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फेरोमैग्नेटिज्म होता है। फेरोमैग्नेटिज्म वो होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में काफी ज्यादा आपको मैग्नेट के साथ आपको आकर्षित होता है। तो देखिए यह बोला फेरी मैग्नेटिज्म क्या है, तो फेरी मैग्नेटिज्म का थोड़ा सा प्रॉपर्टी समझ लीजिए।
फेरी मैग्नेटिज्म में डोमेन्स जो होता है एक दूसरे के ऑपोजिट दिशा में ओरिएंटेड होता है। इसके कारण कुछ डोमेन का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैंसिल हो जाता है, कुछ डोमेन का बचता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में विकली रूप से आपको मैग्नेट के साथ आकर्षित करता है। तो एनसीईआरटी ऐसे बुक उठाइएगा तो देखिए आपको Fe3O4, Zn Fe2O4, Mg Fe2O4, ये तीनों एग्जाम्पल आपको होता है फेरी मैग्नेटिज्म का। इसमें जो ऑप्शन जो होगा ऑल ऑफ क्या चीज, तो इसमें थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा प्रॉपर्टी। देखिए ध्यान से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग डिफेक्ट ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। ध्यान से देखिए, कल स्कॉटकी और फ्रेंकल को हम बढ़िया से बताए थे। तो देखिए बताए थे फ्रेंकल डिफेक्ट में एक आयन जो होता है वो भी वो आयन केटाइन की एनायन, केटाइन एक केटाइन अपन अपने स्थान साइड का कहा चला जाता है इंटरस्टेशियल साइड। तो ही बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। तो किसको डिसलोकेशन डिफेक्ट बोला जाता है? पहले के पॉइंट में बताए थे फ्रेंकल डिफेक्ट। कल का क्लास इंपॉर्टेंट था, कौन सा हो जाएगा? देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन छोड़ दिया लेकिन आप ही लोग से पूछ रहे हैं। भले इसका ऑप्शन नहीं है लेकिन आप ही लोग से पूछ रहे हैं। जो प्रिंट आउट किया वो थोड़ा सा गलती कर दिया, आप लोग खुद बता दीजिएगा, ऑप्शन खुद ढूंढ लीजिएगा। पर है इन ए सॉलिड लैटिस cation has left of the lattice side and is located at an interstitial position, the lattice defect is। यानी बोल रहा है किसी ठोस के जालक में धन आयन स्थान छोड़कर अंतरकाशीय स्थल में चला जाता है तो जालक का दोष होता है। तो कल बताए थे फ्रेंकल में एक वो केटाइन अपने स्थान से गायब होकर इंटरस्टेशियल साइट में प्रेजेंट रहता है, उसी को तो बाबू कौन सा डिफेक्ट कहा जाता है। इसमें जो प्रिंट किया है ना उसका ऑप्शन उससे किया है, कि 1200-1300 क्वेश्चन था तो उससे किया होगा। तो ऐसे भी इसका आंसर आप लोग जानते हैं, ऐसे चाहेंगे तो 4 को ऑप्शन हम लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं कि फ्रेंकल डिफेक्ट में होता है इस सब का। ध्यान से देखिए विच हैज फ्रेंकल डिफेक्ट। कल का एग्जाम्पल हम दिए थे फ्रेंकल डिफेक्ट। देखिए ध्यान से, एक वो कंपाउंड होता है कल का सेट में, देखिए तो निकालिए कल वाला। सब आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, झूठ मुर्गा खाली सेट ले रहे हैं। देखिए फ्रेंकल के एग्जाम्पल में, देखिए स्कॉटकी के एग्जाम्पल में HbR लिखा गया सिल्वर ब्रोमाइड। देखिए सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा कंपाउंड होता है जो स्कॉटकी और फ्रेंकल दोनों डिफेक्टों को शो करता है, लेकिन इसमें तो फ्रेंकल पूछ रहा है। तो फ्रेंकल में भी आपको आ जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड HbR। कल जो सेट दिए थे सारा हम लिखे, पढ़ाई पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए बढ़िया से। देखिए हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आ गया। देखिए केटाइन्स आर प्रेजेंट इन इंटरस्टेशियल साइट। यहाँ ध्यान दीजिए, केटाइन यदि आपको अपना लैटिस पॉइंट को छोड़कर इंटरस्टेशियल साइट में चला जाता है उसी डिफेक्ट को कहा जाता है फ्रेंकल। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अब देखिए when electron are trapped in the crystal in the anionic vacancy the defect is known as। जब क्रिस्टल में ऋण एंड रिक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा लिए जाते हैं, तो कल इलेक्ट्रॉन के लिए हम स्पेशल पॉइंट लेकर दिए थे, इलेक्ट्रॉन के बारे में मेंशन कर देगा डिफेक्ट में, वो एफ सेंटर ही होता है। कौन सेंटर होता है? काहे कि वहां से एनायन गायब होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वही हमारा कलर को आपको शो करता है। इसमें कलम पॉइंट में आपको लिख दिया कौन सेंटर? एफ सेंटर। ध्यान से देखिए पढ़ा है द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक BCC एंड FCC। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए जिनसे हम पूछ रहे हैं वह विद्यार्थी आप लोग बताइएगा। अच्छा पढ़िए, इतना आदमी बताइए तो कितना आदमी इसका आंसर जान रहे हैं, पूछेंगे तो बता दीजिएगा। बाकी लोग क्या कर रहा है, रूम पर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। सेट जो हाँ कल नहीं आए थे तो सेट आपको मिल जाएगा, हर छुआ देंगे यदि पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो।
जब आप लोग को पूरा जब सेट दिया जा रहा है, सब समझाया जा रहा है, तो फिर आप उसको पढ़ कर कहीं नहीं जा रहे हैं। चलिए जिनसे हम पूछ रहे हैं बताइए। तो चलिए खड़ा उठिए बाबू। हाँ, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम का संख्या कितना होता है? जेड का मान 1। बहुत अच्छा बाबू। इसके बाद चलिए अब खड़ा उठिए। हाँ, 20 cc में परमाणु का संख्या कितना होता है? जेड का मान। हाँ, तो बहुत अच्छा। बैठिए देखिए, एक कॉर्नर से एक बॉडी के सेंटर में दूगो आ गया। एफसीसी में कितना होता है? 4। कल पूरा हम प्रूव कर दिए थे। तो ए सीसी में एक एटम, बी सीसी में दूगो एटम, लेकिन एफ सीसी में 4 गो एटम। तो इस तो 1 2 और क्या हो जाएगा? ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है कि आप लोग पढ़कर सब नहीं आ रहा है। इतना थोड़ा ध्यान दीजिए। इतना धांसू कॉन्सेप्ट देने के बाद भी आप पढ़ कर नहीं आ रहा है। पूरा एनसीईआरटी से पूरा इंटेक्स आपको सब मेहनत कर सब आपको लिखा जा रहा है कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में आपको सब फायदा करेगा। यहाँ से जाने के बाद आपको 1 1.5 घंटा टाइम लगता है। खाली कैसा क्वेश्चन हम कलम सेट में दे, उसके मदद से पूरा ऑब्जेक्टिव आपको सोल्व हो जाए। तो सब मेहनत सब आपको आपके लिए किया जाता है। सॉलिड स्टेट आप ही लोग बताइए, बहुत बड़ा एक चैप्टर होता है। इसको 2 दिनों में हम थ्योरी दिए थे, आज हम पूरा क्वेश्चन कराए थे। लगभग तो 80% क्वेश्चन आप ही लोग सोल्व किए थे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बोलिए बाबू, खड़ा उठिए। सॉलिड स्टेट से एवरी ईयर 2 गो आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा। 2 से बढ़ सकता है, लेकिन 2 गो ग्रांटेड है कि आपको रहेगा। इसी जगह से रहेगा, क्या पूछेगा? एससीसी बीसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन एफिशिएंसी फार्मूला, नहीं तो आपको क्रिस्टलाइन एमोर्फस का एग्जांपल पूछेगा, नहीं तो डिफेक्ट से पूछेगा ना, तो टेट्रा और ऑक्टा। तो ऑब्जेक्टिव आपके इस सेट में कल वाला है। हाँ, 2 नंबर एगो 4 नंबर का चैप्टर है। और वो 2 नंबर में क्या पूछेगा देखिए, बता दे रहे हैं। क्रिस्टलाइन एमोर्फस में अंतर, ना तो एससीसी बीसीसी एफसीसी क्या है, ऑक्टेट टेट्रा में, ऑक्टेट टेट्राइडोबाइड में अंतर, ना तो स्कॉटकी और फ्रेंकल में अंतर। ये पूरा अपना हाथ से आपको लिख कर दे दिया है। ऑब्जेक्टिव का पूरा इंटेक्स आपको लिख कर दे दिया है। क्वेश्चन हम पर विश्वास रखिए, एक वो आपको एग्जाम में छूटेगा नहीं। 16 चैप्टर का कुछ ऐसा सेट हम तैयार किए हुए हैं, यदि आपको कमांड आ जाएगा तो आप एग्जाम में हम पर भरोसा रखिए, आप एग्जाम में टॉप कर सकते हैं, यदि आपको पूरा कमांड आ जाएगा। हाँ बोलिए बाबू। हाँ हाँ, तो ध्यान से देखिए, देखिए ध्यान से, थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ये समझिएगा तब ना हम बता रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन उनका है, जिंक सल्फाइड में, मतलब कि जिंक और सल्फाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो देखिए ध्यान से, जिंक सल्फाइड का जो स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो डायमंड को फॉलो करता है। इसको फॉलो करता है। नीट का यदि आप प्रिपरेशन करते होइएगा, तो नीट का यह पूछा गया क्वेश्चन है, जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर किसको फॉलो करता है? डायमंड। डायमंड के स्ट्रक्चर में एवरी कॉर्नर पर कार्बन रहता है। क्या रहता है? कार्बन। यदि बाबू एटम का संख्या पूछा, तब तक जिंक का 4 गो, सल्फर का 4 गो, कितना हो जाएगा? 8। लेकिन पार्टिकुलर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा, तो जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर एफसीसी के टेट्रा में लाई करता है। इसका 4 और उसका भी कितना हो जाएगा? 4। ऐसे सब कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। ऐसे भले हम बता दिए, लेकिन उतना एडवांस पूछेगा नहीं, लेकिन नीट का पूछा गया क्वेश्चन, समझ रहे हैं? हटिए। हाँ, तो देखिए कांच के बारे में हम बता दे रहे हैं। ये वो कांच होता है, वो क्वार्ट्ज गिलास होता है। तो एगो लास्ट क्वेश्चन बाकी है, उसको हम सोल्व करने के बाद। देखिए ध्यान से, इसका ऑप्शन क्या होगा? देखिए ऑप्शन नहीं लिखे थे। ऑप्शन इस ऑप्शन इसका, तो देखिए आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए। जिनसे हम पूछ रहे हैं वही क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। देखिए इसको, हाँ तो देखिए, निकालने के लिए आपको हमको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। पूरा आपको एफसीसी का लैटिस बनाएंगे, उस एफसीसी में पूरा टेट्राहेड्रल को फिट करेंगे, और वहां से पूरा आपको रिजल्ट हम निकालेंगे। जैसे कोई पूछेगा, देखिए आपको ध्यान से क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड का बीच का डिस्टेंस कितना होता है? ये सब आईआईटी जेईई एडवांस का सब क्वेश्चन है, लेकिन हम क्रैश कोर्स करा रहे हैं। उसका ऐसे डिस्टेंस होता है √3a/4। कितना होता है?
जैसे अपने बैच में मेन बैचों में 3 महीना सॉलिड स्टेट पढ़ाए थे, पूरा 3D को तोड़ ताड़ कर हम ठीक कर दिए हुए हैं। तो उसमें हम पूरा ही सब स्ट्रक्चर बनाए थे, लेकिन क्रैश कोर्स में हमको उतना कंफर्टेबल टाइम ही नहीं मिल पड़ा है। नहीं तो आपको पूरा हम बता देते। ऐसा अभी भी साइड से आइएगा तो पूरा हम बता देंगे, लेकिन उतना टाइम ना है कि हम पूरा उसका स्ट्रक्चर तैयार करें। बोर्ड पर यहाँ ध्यान दीजिए। इन विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हल्ला मत कीजिए, सोचिए जो कॉन्सेप्ट हम बता दे रहे हैं। कल बताए थे सीसीपी चाहे एससीपी में जेड का मान कितना होता है बाबू? 4। तो उसमें टेट्रा का संख्या होता है 8, ऑक्टा का संख्या 4। सेम उसी तरह एससीपी में जेड का मान 6 होता है, तो टेट्रा का संख्या था 12, ऑक्टा का संख्या कितना था? 6। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दुइयों को में पाया जाता है, या तो एससीपी और नहीं तो सीसीपी, और उसी सीसीपी का दूसरे का नाम होता है एफसीसी। समझ रहे हैं? तो इसमें बाबू सी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कुछ क्वेश्चन आप लोग को हम एक्स्ट्रा अभी हम पूछ रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं, दे रहे हैं, उससे बनाइएगा। उस टाइप का भी क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। टाइम थोड़ा देर दीजिएगा ना। तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन हम बोर्ड समझिए, बेवकूफ समझिएगा तब ना बता रहे हैं। वही क्वेश्चन बता रहे हैं आपका, काय टेंशन ले रहा है। देखिए कभी कभी आपको एग्जाम में ये आता है कि ये भी एक सॉलिड है,